नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और जी बिजनेस पर जब से हमने वेल्थ क्रिएशन वीक की शुरुआत की है तब से बाजार में भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। न सिर्फ शानदार रिकवरी आई है बल्कि एफआईज भी फिर से लौटते हुए दिख रहे हैं और इससे मंदी वाले बाजार में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है। ऐसे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ आपको पैसे लगाने हैं, बड़ी वेल्थ कैसे बनेगी, खराब बाजार में कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है, और इस सब के लिए हम आपकी मुलाकात हर रोज देश के बड़े वेल्थ क्रिएटर्स से करवाते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं दिग्गज वेल्थ क्रिएटर और एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता जी। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के हमारे इस खास शो की वेल्थ क्रिएटर से मिलिए। राधिका जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार का मूड माहौल आपने देखा ही है, एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ, अब संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव जो चलते रहते हैं। अब तक का आपका जो अनुभव रहा है बाजार का, कई तेजी और मंदी के साइकिल्स आपने देखे होंगे। जब ये कॉन्फिडेंस हिलता है, डर लगता है, कैसे अपने आप को और अपने पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टर्स को संभालना चाहिए? शुक्रिया अनिल जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ये वेल्थ क्रिएशन वीक की बात सोची, क्योंकि आमतौर से मुझे लगता है कि अच्छे बाजार में बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन बुरे बाजार में निवेशकों को जरूरत होती है किसी से सुनने की, खासकर जो नए निवेशक हैं। तो ऐसी चीजें अच्छी हैं इस बाजार में। एंड थैंक यू। अच्छी बात है कि आपने शुरू किया और थोड़ा बाजार भी ठीक होने लगा है, तो शायद बाजार ने भी आपको एक्चुअली हमने इनिशिएटिव एक्चुअली ना सलाम। एक्चुअली राधिका जी, हमने 18 मार्च से शुरू किया और 18 मार्च से बाजार घूम गया। अच्छा, लेकिन इसका इंस्पिरेशन हमें कहाँ से मिला, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊँ। 23-24 मार्च 2020 वो हाँ। 7,500 की निफ्टी थी और सब लोग है ना, शुरुआत के अगले 1-2 साल बरसी आई है बाजार के बॉटम बनने की। हमने सोचा बरसी किस बात की, मतलब खराब किस बात का, अगर उस समय पैसा लगाया होता तो कितनी वेल्थ बनती। तो हमने कहा कि ये मनहूस दिन नहीं है, ये शायद वेल्थ बनाने के लिए आपको बड़ा मौका दे रहे हैं। तो इसलिए हमने हर साल इस सीरीज की शुरुआत की है और आज हमने आपको भी आमंत्रित किया। धन्यवाद समय देने के लिए। अब बताएं आप जी। नहीं, तो आई थिंक देखिए, ये माहौल, तो लोगों को लगता है दो तरह के निवेशक हैं। एक तरह के, अब मैं बहुत निवेशकों से मिलती हूँ, एक तरह के अनिल जी निवेशक हैं जो मंदी की साइकिल्स को देख चुके हैं। आई थिंक 2008 की मंदी देखी है, 13 की देखी है, 18 की देखी है। तो मुझे लगता है जब मैं उनसे बातें करती हूँ ना, तो वो काफी कंफर्टेबल होते हैं। उनको एक्चुअली, जैसे आपने कहा, ये वेल्थ क्रिएशन वीक जैसा ही लगता है, क्योंकि आपने सही कहा, ये दुखी होने की क्या बात है। हम हिंदुस्तानियों को तो हर चीज सेल तो बहुत अच्छी लगती है, तो वही म्यूचुअल फंड के यूनिट आपको आधी नैब में या 20% गिरी नैब में मिल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। तो ये है। बट आई थिंक नए निवेशकों के लिए जो पहली बार करेक्शन देख रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा, हमने 2020 के बाद काफी नए निवेशक, युवा निवेशक, उनके लिए ये शायद पहली बार है कि मार्केट ऐसे गिरा है और ऐसी तेजी से गिरा है। एंड इन टाइम्स में मैं तो दो तीन ही सलाह देती हूँ। सबसे पहले तो, आमतौर से लोग कहते हैं कि नए पैसे लगाओ, नए पैसे लगाओ। मैं कहती हूँ कि अगर आप नए निवेशक है ना, अगर आपने बस ये सरवाइव कर लिया, पैसे नहीं निकाले, तो भी आपने बहुत बड़ी चीज की है। आपको कुछ ना करना भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है इस मार्केट में। एंड बुरा मार्केट, जब न्यूज बुरी हो, जब पोर्टफोलियो नीचे गिर रहा हो, वो टाइम नहीं है कि कोई बड़े फैसले लेने का। तो मेरा तो ये मानना है कि नए निवेशक अगर इस बाजार को सरवाइव भी कर जाए, तो वही उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। एंड बाजार को सरवाइव करने के बाद मुझे लगता है आपकी बहुत सारी सीखें हैं जो आप बाद में जाके इम्प्लीमेंट करोगे। तो नए निवेशकों के लिए तो मेरे पास हमेशा यही सलाह होती है। अच्छी बात आपने कही कि कम से कम पुराना इन्वेस्टमेंट है वो आप औने पौने दामों पर बेच कर न जाएं, उसमें बने रह जाएं, तब भी वेल्थ आपकी काफ़ी बन जाती है। क्योंकि 12,000 से निफ्टी घटकर 7,500 आया, भले ही आधा रह गया हो, लेकिन आज उससे दुगुना तो है कम से कम, ये बात तो सही है। और बाजार तो कई गुना रिटर्न दे चुका है। अच्छा, लेकिन जब नया पैसा लगाने की बात है राधिका जी, तो दो चीज़ें हैं। एक तो पैसा होता नहीं है और दूसरा पैसा होता है तो हिम्मत नहीं होती है। तो जब बाजार बॉटम के आसपास हो, तेज गिरावट हो, तो दोनों सिचुएशन में किस तरह से करें? क्या कोई पुराना इन्वेस्टमेंट है उसे रिव्यू किया जाए और नया पैसा लगाना है तो किस तरह से लगाएं? देखिए, दो अप्रोच हो सकती हैं अगेन नए पैसे की, और ये टोटली उस पर डिपेंडेंट है कि आप कैसे निवेशक हैं। अब अगर आप
एक थोड़े से मंझे हुए खिलाड़ी हैं, तो आप कह सकते हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप जैसा सेगमेंट है, जो अग्रेसिव सेगमेंट है, उसमें अभी काफ़ी गिरावट हुई है। लार्ज कैप से ज़्यादा गिरावट हुई है और चांसेस हैं कि जब बाज़ार की रिकवरी होगी, तो शायद इस सेगमेंट में रिकवरी होगी। हालाँकि ये सेगमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो आप थोड़ा अग्रेसिव बेट ले सकते हैं अग्रेसिव प्रोडक्ट्स में। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग उस स्थिति में हैं कि उन्हें लगता है कि यार बाज़ार गिर भी सकता है लेकिन बढ़ेगा तो मुझे कुछ पैसे लगाने हैं। तो उनके लिए मुझे लगता है नए पैसे अगर आपको लगाने हैं, तो आप साधारण चीज़ों में मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जो मिडल ऑफ द रोड प्रोडक्ट्स हैं ना, वहाँ आप पैसे लगाइए। कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल करने की मुझे लगता है वैसे ही हिम्मत की कमी है जैसे आपने कहा, कुछ बहुत एक्सपेरिमेंटल करने की बहुत लोगों में हिम्मत नहीं होती। और तीसरा मैं सजेशन देना चाहती हूँ क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से है, हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डेट और इक्विटी के बीच में घूमते रहते हैं, जहां फंड मैनेजर खुद ही डिसाइड कर देता है कि अभी मेरे पास 50% इक्विटी है, बाजार ठीक हो जाएगा तो मैं 60 कर दूंगा। तो वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं करना और सिर्फ फंड मैनेजर से कहना है भाई आप काम करिए। ये बात सही है बिल्कुल। तो समय-समय पर आप रिव्यू भी कर लें, एक्सपोज़र अपना कम ज़्यादा भी करें। इस वक़्त एक और चीज़ जो है बाज़ार में निवेशकों के मन में है कि वो दुविधा रहती है कि लार्ज कैप शेयरों में पैसा लगाएँ, मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में लगाएँ, मंदी के मार्केट में क्या क्या स्ट्रैटेजी ऐसे समय में होनी चाहिए? किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए? देखिए ये लार्ज कैप स्मॉल कैप का अनिल जी मुझे लगता है बहुत डिबेट होता है। एंड मुझे लगता है लोगों का थोड़ा सा एक या तो यूपी की भाषा है, या तो रेल में या जेल में वाला अप्रोच है। या तो लोगों का पोर्टफोलियो 80% मिड और स्मॉल कैप होता है, या फिर वो डर के भाग जाते हैं और कहते हैं कि 80% लार्ज कैप होता है। एंड मैं हमेशा बीच का रास्ता एडवोकेट करती हूँ, क्योंकि आप पैसे क्यों लगा रहे हैं। मैं कल किसी से कह रही थी कि तुम पैसे क्यों लगा रहे हो। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, वो तो बरकरार है। अब आप इंडियन इकोनॉमी पे बेट लगा रहे हो और उसमें आपको जो इंडियन इकोनॉमी में जो बड़े-बड़े क्षेत्र कामयाबी देंगे, तरक्की देंगे, उनमें हिस्सा चाहिए। अगर आप सिर्फ एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाएँ, जैसे जिसको निफ्टी देखें, उसमें सिर्फ 3 क्षेत्रों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बैंकिंग, आईटी और एनर्जी। तो ये एक बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड सेक्टर हो गया। अगर आप नए-नए थीम्स देखें जो हिंदुस्तान के हैं, जैसे कैपिटल मार्केट्स इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल्स है, बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं, वो मिड और स्मॉल कैप में ही प्रेज़ेंट हैं। तो मिड और स्मॉल कैप का आपके पोर्टफोलियो में किसी मात्रा में तो होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लेक्सी कैप फंड चुन सकते हैं जिसमें 30% मिड और स्मॉल कैप हो। थोड़ा ज़्यादा करना है, तो मल्टी कैप चुन लीजिए, उसमें 50% मिड और स्मॉल कैप। लेकिन ये जो एक्सट्रीम पे खेलना है ना, ये मुझे उतना नहीं समझ आता, क्योंकि आप और दूसरा लोगों की टाइमिंग बहुत गलत होती है। लोग मिड और स्मॉल कैप तब लेते हैं जब उनका रिटर्न बहुत अच्छा होता है। लार्ज कैप तब लेते हैं जब उसने आउट परफॉर्म किया, तो ऑलमोस्ट उल्टी टाइमिंग होती है लोगों की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि एक कब आपको पैसा लगाना है जब वो नीचे हो, और दूसरा ये कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में वो द्वंद्व हो तो फिर बेहतर है फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर फंड मैनेजर्स को पूरा पूरा अधिकार होता है कि किस तरह के लार्ज कैप से स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर उन्हें बदलाव करना है तो वो कर सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा एक्सपोजर लेना है तो मल्टी कैप भी आपके लिए ठीक होगा। एक एक और दुविधा जो होती है इस तरह के बाजार में, वो है कि फिक्स इनकम और इक्विटी को लेकर। जैसे बाजार घटने लगता है, बॉटम पर पहुंचता है, लोगों को लगता है कि अब तो सारा इक्विटी बेचकर एफडी में डाल दें या डेट म्यूचुअल फंड में डाल दें। टॉप होता है तो बोलता है अरे मिस हो गए, अब तो डेट म्यूचुअल फंड को बेचो या एफडी तोड़ो या बैंक में से पैसा निकालो और इक्विटी में डालो। ये अप्रोच किस तरह से ठीक करें? ये तो बहुत देखते हैं पिछले कुछ सालों में। तो जैसे हम लोग एएमसीज हैं, दोनों पोर्टफोलियोज चलाते हैं। पिछले कुछ सालों में तो हमारे फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर्स कहते हैं कि हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा था, क्योंकि लोग कहते थे कि जो भी है एफडी में रख दो, और अब लोग कहते हैं जो भी है एफडी में ही रख। तो ये अगेन दोनों एक्सट्रीम अप्रोचेस की बात है। आई थिंक जरूरी दोबारा वही बात है, एसेट एलोकेशन की बात और मिडल पाथ की बात। मुझे लगता है फिक्स्ड इनकम एक ऐसी चीज है जो आपके पोर्टफोलियो में हर टाइम पे होनी चाहिए। अब आप ये चूज करिए कि आपके पोर्टफोलियो में वो 10% होनी चाहिए या 30% होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए फिक्स्ड इनकम? इसकी दो वजह है मेरे हिसाब से। एक तो चाहे आप कितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, गिरावट से सबको डर लगता है।
हर आदमी या औरत ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि 30-40% मेरा पोर्टफोलियो गिरेगा। तो फिक्स्ड इनकम जब होता है, तो वो आपको कुशन करता है, थोड़ा आपको कहता है कि चलो पोर्टफोलियो 20 नहीं 15 गिरा, बाज़ार में लगा रहे, और वो लगा रहना ही बहुत पावरफुल है। दूसरा क्या होता है, सबकी कंटिंजेंसी नीड होती है। भई, बाज़ार तो आपको अपनी नीड पूछ के नहीं गिरता और चढ़ता, लेकिन आपको घर खरीदने की नीड है, कोई भी नीड है, तब आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बेचेंगे, तो गिरते हुए मार्केट में बेचेंगे तो आप नुकसान बुक करेंगे। वो जो रेड स्क्रीन पे दिखता है वो रियल हो जाएगा। फिक्स्ड इनकम आपकी लिक्विडिटी हैंडल करेगा। तो फिक्स्ड इनकम होना चाहिए, किस मात्रा में होना चाहिए वो आप ज़रूर देखिए। कंटिंजेंसी फंड जो 6 महीने के खर्चे का फंड है, वो सबका होना चाहिए फिक्स्ड इनकम में। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना इक्विटी और कितना फिक्स्ड इनकम, तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे बैलेंस्ड फंड्स हैं जो ये काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और राधिका जी, आप तो चूँकि एमफी की वाइस चेयरपर्सन भी है, लेकिन हम अभी डेटा देख रहे थे, इस महीने नई एसआईपी 44 लाख खुली, लेकिन उसके सामने 55 लाख बंद हो गई। अब कोई भी कारण से हो रही हो, चाहे मैच्योर हो गई हो या लोगों को प्रॉफिट बुक करना हो, बंद तो हो रही है। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह का मार्केट कितना बंद करने के लिए आज से सही है, गलत है, और क्या करना चाहिए? एक्चुअली एसआईपी इन्वेस्टर के लिए तो ये बहुत सही मार्केट है, क्योंकि आप एसआईपी में क्या करते हैं, हर महीने किसी म्यूचुअल फंड के यूनिट कलेक्ट करते हैं। जब बाजार गिरता है, तो आप सस्ते दामों पे यूनिट कलेक्ट करते हैं। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टर हैं और मार्केट वन वे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो एक्चुअली एसआईपी करने का बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि आप चढ़ते हुए यूनिट्स में पैसे ले रहे हैं। आपकी एसआईपी तो गिरते हुए मार्केट में उनका रिटर्न बेटर होता है। और बस एसआईपी इन्वेस्टर्स की एक एडवाइस है कि आप गिरते हुए मार्केट में एसआईपी मत बंद करें। इनफैक्ट हमारी कंपनी ने कुछ डेटा पब्लिश किया है कि अगर आप गिरते हुए मार्केट में एसआईपी शुरू करें या बढ़ाएं, तो जब रिकवरी होगी तो आपकी रिकवरी ज्यादा तेज होगी वर्सेस समवन हु डज अ लमसम। और मैं आपको एक डेटा बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल स्मॉल कैप एसआईपी, मिड कैप एसआईपी, इन सब का की बहुत बातें होती हैं। तो हमने देखा, हमने अपना मिड कैप फंड नवंबर 2007 में लॉन्च किया था अनिल जी, और आपको याद होगा उसके बाद 2008 का क्रैश था। मैंने देखा मिनिमम एसआईपी रिटर्न, मिनिमम 10 साल का उस फंड में सबसे बदतर 9% था। ये बुरा नंबर नहीं है। तो एसआईपी लंबे समय का खेल है। अगर आप लंबे समय तक डटे रहेंगे तो आप पैसे बनाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। एसआईपी लंबे समय पर बने रहें। 10 साल में अगर 9% का रिटर्न सबसे खराब हो, तो बेहतर तो और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या यही सही समय है जब एसआईपी स्टेप अप की जाए और बढ़ाई जाए? अगर कुछ ना करो तो बंद मत करो, अगर कर सकते हो तो बिल्कुल स्टेप अप करो। एक सलाह जो मार्केट से करेक्शन से रिलेटेड नहीं है, मुझे लगता है जितनी हमें, क्योंकि आपने जिक्र किया, जितनी हमें अपनी एसआईपी स्टेप अप करनी चाहिए, हम करते नहीं है। क्या होता है, और मैंने खुद ये गलती की है, हमारी इनकम सबकी इंक्रीमेंट होते हैं, तो वेल्थ बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती है, मंथली कैश फ्लो बढ़ता है, लेकिन हम अपनी एसआईपी उसी अमाउंट की रखते हैं। तो मैं लोगों को सलाह देती हूँ, मैं करती हूँ खुद, जब आपका अप्रेजल हो जाए, बोनस वोनस जो भी है मिल जाए साल का, उसके बाद वंस अ ईयर आप अपनी एसआईपी रिव्यू करिए और उसको रीसेट करिए। टारगेट करिए कि अपनी पोस्ट टैक्स सैलरी का एसआईपी में सबसे ज्यादा अमाउंट आप कितना दे सकते हैं। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, मैं दिल्ली की हूँ, कि जैसे दिल्ली में एक जमाने में लोग कहते थे कि मेरी इतनी प्रॉपर्टियां तो मैं बहुत अमीर हूँ। लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं कितनी बड़ी पर्सनल एसआईपी बुक बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। इंटरेस्टिंग बात आपने की कि अपनी जो दौलत है वो एसआईपी से जोड़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। प्रॉब्लम क्या है, वो है ना, दिल्ली की कोठियार बंगले तो दिख जाते हैं, एसआईपी दिखती नहीं है ना, तो पता नहीं चलता देखने वाले को कि आप कितने अमीर हैं, राइट? और सच में ये प्रॉब्लम है, आप एसआईपी को शो ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन कुंडली का प्लॉट या किसी कम वो कमर्शियल रियल एस्टेट, वो चलते हुए रिश्तेदार को दिखा सकते हैं, देख अरे, मेरी कोठी इधर है, मेरा प्लॉट इधर है। हमें भी स्टेटमेंट तो आप शो ऑफ नहीं कर सकते ना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ और जो एसेट एलोकेशन को लेकर मैं पूछना चाहता हूँ कि तेज़ी के बाज़ार में और मंदी के बाज़ार में, दोनों में किस तरह से एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को करनी चाहिए? देखिए, कायदे से तो एसिड एलोकेशन ना बाजार को देख के नहीं होता। थोड़ा बदल सकता है बाजार को देख के, लेकिन आपकी हालात को देख के होता है।
आमतौर से क्या करना चाहिए, अपनी जो वेल्थ है उसको 3 बकेट्स में डिवाइड करना चाहिए। एक तो ऐसा पैसा जो मुझे अगले 1 साल में चाहिए, वो तो पक्का फिक्स्ड इनकम का पैसा होता है। ऐसा पैसा जो मुझे 3 से 5 साल में चाहिए, वो आमतौर से हाइब्रिड फंड्स का पैसा होता है। और ऐसा पैसा जो मुझे 5 साल के बाद चाहिए, वो लंबे समय का इक्विटी का पैसा होता है। उसके बेसिस पे, ये जो बकेट्स हैं, इनके बेसिस पे आमतौर से एसेट एलोकेशन बनना चाहिए। और फिर आप एडजस्ट कर लीजिए। कुछ लोगों का टाइम होराइज़न बहुत लंबा होता है, 80% इक्विटी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करने की उनमें क्षमता ही नहीं होती, घबराते हैं। तो पर्सनल नीड के हिसाब से होना चाहिए। आई बिलीव अच्छा एसेट एलोकेशन ऐसा है जो आपका पैसा मेहनत कर रहा है, लेकिन आपकी रातों की नींदें नहीं उड़ रही। मार्केट के हिसाब से आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर मार्केट गिरा हुआ बहुत है और आपका 40% इक्विटी है, आप उसे 50%, 60% इक्विटी थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक गोल्ड, इक्विटी, डेट है, वो तो हमेशा होना चाहिए। ये बात सही है। बेसिक होना चाहिए, लेकिन एक और बड़े पॉपुलर फंड्स हैं, थेमेटिक फंड्स या फिर सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, जहाँ लोगों को लगता है कि बढ़िया पैसा बनता है, तेज़ी के मार्केट में बनता भी है, लेकिन जब बाज़ार ख़राब हों, मंदी का मार्केट हो, तो डर भी काफ़ी लगता है। थेमेटिक फंड्स को कैसे अप्रोच करें? तो मैंने तो मैं एक केएमसी चलाती हूँ, थीमेटिक फंड्स भी हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको बहुत अनबायस्ड एडवाइस देने की कोशिश करूँगी इस सवाल पे। मेरा मानना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इन्वेस्टिंग खाने की तरह है। अब आप आम तौर से एक थाली देखेंगे, चाहे किसी भी स्टेट की थाली हो, उसमें जो कोर होता है, ज़्यादातर थाली पे क्या खाना होता है, दाल, चावल, रोटी, ये सब साधारण सब्ज़ी चीज़ें होती हैं। और कोर जो आपका 80% इन्वेस्टमेंट भी है, वो सिंपल फंड्स में, फ्लेक्सी कैप, दाल-चावल फंड्स में होना चाहिए। ये जो सारे थीमेटिक फंड्स हैं, ये थाली की चटनी और पापड़ और मिठाई हैं। अगर थीमेटिक फंड्स आपके 80% हैं, तो इट इज़ लाइक ईटिंग मिठाई एंड चटनी फॉर लंच, जो कि सबको पता है बहुत अनहेल्थी है। तो थीमेटिक फंड्स करिए, अगर करने हैं, कम मात्रा में करिए। और 2 और सलाह दूँगी मैं थीमेटिक फंड्स पे। आजकल अलग-अलग तरह के थीमेटिक फंड आते हैं। कुछ बहुत ब्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंजम्पशन है, ये बड़ी ब्रॉड थीम्स हैं। इनमें फिर भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इंडिया अच्छा करेगा तो कंजम्पशन, आईटी, फाइनेंशियल्स अच्छा करेगा। लेकिन कुछ बहुत नैरो थीम्स चलने लगे हैं, जिसमें 10 स्टॉक, 12 स्टॉक हैं। ये बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इनको जरा देख के करिएगा। और दूसरा, कोई भी थीम को तब मत करिएगा जब उसका थीम का पी 80 या 100 हो गया। बॉटम ऑफ द साइकिल पे करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। थीमेटिक फंड्स में भी जब सेक्टर टॉप पर चल रहा हो तब ना करें, जब सेक्टर बॉटम पर चल रहा हो तब पैसा पैसा आप उसमें निवेश करें। एक और चीज़ जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी और स्पेशली जो डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, हम तो बेच ही नहीं पाए, रह गया, 26,000 हुआ था निफ्टी। तो अब ये तो खैर टॉप पर बेचना और बॉटम पर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ तो है, लेकिन राधिका जी फिर भी क्या कोई ऐसा तरीका है, या फिर क्या कोई एसआईपी इन्वेस्टर्स हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो, उन्हें कब और कैसे पैसा निकालना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में से, ताकि जब बाजार गिरे तो फिर लगा सके? See, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मेरे से भी लोग पूछते हैं, मैडम, बुल मार्केट में पूछते हैं, पैसे लगा लिए, अब निकालें कब? अब निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप निकालना चाहते हैं पैसे, तो किस काम के लिए निकालना चाहते हैं? क्योंकि आपको पैसे फिर कहीं कहाँ लगाएँगे? सो 2-3 बातें सोच सकते हैं। सबसे पहला तो, अगर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दिस इज़ व्हाई मैं गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग की ना बहुत फैन हूँ, क्योंकि अगर आप इक्विटी में ऐसे हैं, मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए एसआईपी शुरू कर रही हूँ, 15 साल बाद उसे कॉलेज जाना है, इक्विटी में एसआईपी की, बड़ी अग्रेसिव। अब 13 साल हो गए, मैंने अच्छे खासे पैसे बना लिए, मेरा गोल 2 साल दूर है। अब मुझे 2 साल में मार्केट क्या होगा वो पता नहीं है। मैं ये नहीं रिस्क लेना चाहती कि जो मैंने इतनी पूंजी जोड़ी है वो आधी हो जाएगी या 20% गिर जाएगी। तो जैसे कि आपका गोल नजदीक होता जाए, आप थोड़ा अपना प्रॉफिट्स निकालना शुरू करिए और फिक्स्ड इनकम में जाइए। तो एक गोल बेस्ड अप्रोच तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि जैसे आपका गोल नजदीक आता रहे, आप मार्केट का रिस्क कम लीजिए। अब अगर आपने थीमेटिक फंड्स की बात की, किसी बहुत सिक्लिकल चीज में पैसे डाले हैं, किसी थीम में डाले हैं, वो थीम बहुत महंगी हो गई है, ये एक ट्रिगर हो सकता है। दूसरा ट्रिगर हो सकता है पैसे निकालने। ये बात बताइए कि आपको पहली चीज़ तो आपने किस वजह से पैसा निवेश किया है,
जिस गोल से आपने किया है वो पूरा हो गया तो निकालें, पर्पस पूरा हो गया, ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो निकालें, और अदरवाइज सिस्टमेटिक तरीके से। अब एक आखिरी सलाह जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ वो उन सारे नए निवेशकों के लिए जो 2020 के बाद मार्केट में उतरे हैं, पहली बार ढंग ढंग का करेक्शन और लंबे समय के लिए देखा नहीं, तब तक आदत ही नहीं थी कि मार्केट नीचे भी जाता है, ऐसा लगता है कि चलता है ऊपर ऊपर ऊपर, तो थोड़े हिले हुए हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। आप क्या वेल्थ क्रिएशन के लिए गुरु मंत्र उन्हें देना चाहेंगे? आई थिंक सबसे बड़ा गुरु मंत्र ये है कि मार्केट सबको सिखाता है। हम सब पैसे खो के गलतियां करके सीखे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी गलतियां कर दी हैं एलोकेट करके, थोड़े पैसे खोए हैं, ये हम सबके साथ हुआ है। मैंने ग्लोबली या इंडिया में कोई ऐसा अच्छा इन्वेस्टर नहीं देखा है जिसने सिर्फ पैसा बना के सीखा है। सबने खो के ही सीखा है। आपके तो शो में कितने लोग आए होंगे। तो आई थिंक सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, और ये सीख ही आपको बेहतर निवेशक बनाएगी। दूसरा, ये जो उतार चढ़ाव है ना, चढ़ाव और उतार दोनों मार्केट की हकीकत है। हम सॉफ्टवेयर की भाषा में, मैं इंजीनियर हूं, कहते हैं कि ये जो वॉलेटिलिटी शब्द है, ये इक्विटी मार्केट का फीचर है। ये ऐसा नहीं है, बग नहीं है मार्केट में कि मार्केट ने कुछ गलत कर दिया। मार्केट में कुछ गलत नहीं हुआ है। मार्केट को जैसे बिहेव करना है वो वैसे ही बिहेव करना है। वो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न क्यों दे रहा है? क्योंकि वो आपको ये भी टेस्ट करता है कि कभी वो 12% नहीं देगा, -30 देगा, कभी वो +50 देगा। तो वो आपका इम्तिहान ले रहा है और आपको रिजल्ट देना है। बट ये थोड़ी सी गलतियां, थोड़ा पैसे खोना, ये आपको अच्छा निवेशक बनाएगा अगर आप ये करेक्शन सही तरह से यूज करें। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इन गलतियों से सीखें, और अगर आपको लगता है कि ऊपर में निवेश हो गया और अब आपकी पोर्टफोलियो थोड़े नीचे है, तो कम से कम कुछ न कुछ लर्निंग्स हैं जो इस बेयर मार्केट से, इस मंदी के बाज़ार से आपको लेनी चाहिए। और दूसरा, अपने एसआईपी को, अपने निवेश को बनाए रखें, नया लगा पाएँ तो और अच्छी बात है, एसआईपी टॉपअप करें तो और बढ़िया, लेकिन बने रहने से पैसा बनेगा, ये गुरु मंत्र आते हुए राधिका गुप्ता जी की तरफ से। राधिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और हमारी इस खास सीरीज़ में आपने अपनी जो भी अनुभव है वेल्थ क्रिएशन को लेकर वो हमारे दर्शकों के सामने रखे और उनका मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आज के इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।